आप सभी का मेरे चैनल प्रिंक विद एजुकेशन में स्वागत है। आप मेरी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे, ग्लोब, अक्षांतर एवं देशांतर। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। चित्र 2.1 को देखिए। चित्र 2.1 ये है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, वे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे इसी प्रकार घुमाया जाता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके सही आकार में घुमाया जाता है। पृथ्वी के समान गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का घूर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ में की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब पर झुकी हुई है। जो ये सुई है ये ग्लोब पर झुकी हुई है, जिसे अक्ष कहा जाता है। इसमें भी वही दिया गया है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है, लेकिन याद रखें कि इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर चक्कर लगाती है और घूमती है, जो काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुववृत्त वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दो बराबर भागों में आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुववृत्त वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह एक पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुववृत्त वृत्त ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांतर समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश का अंश में मापा जाता है। विषुववृत्त वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुववृत्त वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त की 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुववृत्त वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश का मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उ या दा अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राज़ील में दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त वृत्त के अंश 20 उत्तर में एवं बेलो हॉरिजॉन्ट विषुववृत्त वृत्त के अंश दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर 20 अक्षांश पर तथा बेलो हॉरिजॉन्टे 20 या 20 दाद अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है। चित्र 2.2 ये दिया गया है। ऐसे जो हमारी रेखाएं जाती हैं उन्हें अक्षांश कहा जाता है। इन सभी रेखाओं के बीच में बराबर का डिस्टेंस होता है, या फिर हम ये बोलेंगे बराबर की दूरी होती है। ये विषुववृत्त रेखा होती है जो दोनों को बराबर भागों में बांटती है। जो विषुववृत्त के ऊपर वाली रेखाएं होती हैं उन्हें उत्तर कहा जाता है, उसे प्रदर्शित किया जाता है, और जो नीचे की रेखाएं होती हैं उन्हें दा से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जैसे हम विषुववृत्त वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश का आकार घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं विषुववृत्त 0
उत्तर ध्रुव 90 ऊ तथा दक्षिण ध्रुव 90 दा के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। ये नंबर 1, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री ऊ तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दा। तीसरी रेखा विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवृत्त रेखा 66.5 डिग्री में दक्षिण ध्रुव वृत्त। पृथ्वी के ताप कटिबंधीय, पृथ्वी का जो ताप कटिबंधीय है उसके बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र को सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज या नाक के बराबर या ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। देशांतर क्या है? देशांतर हम ये जो जैसे अक्षांतर में हमने ऐसे वाली रेखाओं को नापा था, अब हम देशांतर में ऐसे रेखाओं को नापते हैं। ये रेखाएं जो हमारी देशांतर को दर्शाती हैं। किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस समय के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारी की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 दा पर स्थित हैं। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यमों कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनटों में या मिनट में तथा मिनट को सेकंडों में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों के तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय यमोत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न, जैसे देशांतरीय यमोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन होता है। तभी सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, ग्रीनिच में एक ब्रिटिश वेधशाला स्थित है, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ये गुजरने वाली यमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू हो जाती है। इस यमोत्तर का प्रमुख यमोत्तर कहा जाता है, जिसका मान 0 देशांतर है। जैसे कि इसमें ये प्रमुख यमोत्तर दिखाई गई है, इसका मान 0 है। यहाँ से हमें 180 पूर्व तथा 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यमोत्तर तथा 180 यमोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व या अक्षर पू या पश्चिम के लिए अक्षर पा का प्रयोग किया जाता है। ये जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यमोत्तर का ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरी यमोत्तरों को द्वारा बनी ग्रिड ऐसे कहते हैं, जैसे ये यहाँ से देशांतर जा रही हैं और ये अक्षांश जा रही हैं। इनको क्या बोलेंगे? ये जो ग्रिड बन रही है इसको ग्रिड बोलते हैं। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में दुर्बी 26 ऊ अक्षांश एवं 90 पू देशांतर पर स्थित है को देखो, जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं।
का सही स्थिति होगी। इसको समझने के लिए कागज पर एक समान दूरी वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को 1 2 3 4 से और क्षैतिज रेखाओं को क ख ग घ अणा अक्षरों से व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वहां कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को आ, बा, सा, दा, धा नामों से व्यक्त कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हम ऐसे करके लाइनें खींचेंगे जिन्हें हम ऊर्ध्वाधर और इन्हें क्षैतिज रेखाएं बोलेंगे। और ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये यहाँ पे हमने सर्कल बना दिया। आगे हम पेज में इस तरीके का पढ़ेंगे। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं। अब आप देखेंगे कि वृत्त आ ख उत्तरी अक्षांश तथा 1 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको लाइनें बना के बताया था, ये देखिए ये लाइनें बनी हुई हैं, इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता दी थी, जो फिर भी आप एक बार इसमें देख लीजिएगा। देशांतर का समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वह स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका पीछे होगा। चित्र 2.8 में देखिए। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 3 अर्थात वह 1 घंटे में 15 एवं 4 मिनट में एक घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजे होते हैं, तब ग्रीनिच में 15 पूर्व में समय होगा। 15 × 4, मैंने इंटू का चिन्ह इसलिए लगाया है जिससे आपको पता चल जाए कि ये 60 मिनट क्यों हो रही है। अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के पश्चिम में समय में 1 घंटा सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए इस देशांतरी यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय मान या समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यमोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात से द्वारिका तथा असम से डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 81.5 बोलते हैं, लेकिन होता ये 82.5 पूर्व है, या इसे 82 30 भी पढ़ सकते हैं, जिसका मतलब भी 82.5 होगा, का मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय
के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इधर देखिए आप, ये हमारा मानक समय माना गया है। ये 82 1/2 पूर्व दिया गया है। इसी को हमारे भारत में पूरा मानक समय माना जाता है। और यहाँ इस छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। अपराह्न का मतलब होता है दोपहर, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत ग्रीनिच से पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों के देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र में को घेरता है। यह अध्याय यहाँ समाप्त हो गया है। इसके नोट्स और प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिए जो सीटेट, यूपीएससी, एसएससी, जीडी कांस्टेबल और सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य अध्याय है। धन्यवाद।